जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ेंगे डीएलएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट है विविधता समावेशी शिक्षा और जेंडर, है ना। इसके तहत हम पढ़ेंगे जेंडरीकरण। देखिए, मैंने इससे पहले आपको जेंडर के बारे में बताया था, है ना, कि किस तरह हमारे समाज में, है ना, जब एक धरती पर किसी एक बच्चे का जन्म होता है तो वो दो लिंगों के रूप में जन्म लेता है, या तो वो नर होता है या नारी, है ना, एक स्त्री या पुरुष के रूप में इस धरती पर जन्म लेता है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके जन्म के साथ ही कैसे हमारे समाज में उनके कार्यों का निर्वहन कर दिया जाता है, इन सभी को हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, है ना। अब दो लिंगों के साथ साथ हमारे हमारे जो समाज में एक और लिंग है, मतलब कि तृतीय लिंग, है ना, थर्ड जेंडर, उसको भी हमारे समाज में एक अलग पहचान दी गई है। मतलब हम कह सकते हैं कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो इस प्रकार हमारे समाज में जो तीन लिंग है ना, उसको ही अलग अलग दर्जा दिया जाता है। पहले हमारे समाज में जो थर्ड जेंडर है उसको अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन हमारा समाज जैसे जैसे शिक्षित होता गया है ना, आगे बढ़ते गया, तब चीजें हासिल करते गए, तो इसके आधार पर वो जो नपुंसक लिंग है ना, थर्ड जेंडर को भी हमारे समाज में अहमियत दिया जाने लगा। तो आज हम पढ़ेंगे जेंडरीकरण के बारे में, है ना। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे समाज में क्या होता है। जब व्यक्ति क्या करता है, एक समाज में, है ना, एक स्त्री या पुरुष के रूप में वो जन्म लेता है, तो जन्म के साथ ही समाज के द्वारा उसके कार्यों का निर्वहन कर दिया जाता है। कि अगर वो स्त्री है तो वो घरेलू कार्य करेगी, है ना, घर से बाहर जाकर कार्य नहीं करेगी। और अगर वही हम पुरुष की बात करें, है ना, तो पुरुषों को विभिन्न तरह के छूट दिए जाते हैं, है ना, उन्हें विभिन्न प्रकार से क्या है, वो महिलाओं से उच्च ही माना जाता है। तो इस प्रकार के हमारे समाज में, है ना, एक बच्चे के जन्म के पश्चात ही उनके कार्यों का निर्वहन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि उनमें खान पान से लेकर उनके रहन सहन, पहनावा, है ना, किस तरह उन रहेंगे या किस तरह उनका व्यवहार होगा, है ना। तो इस तरह के हैं विभिन्न प्रकार के जो कार्य के क्रियाकलाप हैं, कार्य हैं, इस सब का, है ना, निष्पादन एक समाज के द्वारा तय कर दिया जाता है कि वो जो स्त्री है या पुरुष है तो उस समाज में उसे किन किन कार्यों पर उसे निष्पादन करना है। तो उसके जन्म के साथ ही उसके कार्यों को निर्वहन कर दिया जाता है ना। जब एक बालक स्त्री और पुरुष के रूप पैदा होता है तो समाज के द्वारा उसे विभिन्न कार्यों को करने के लिए क्या है, उसका निर्वहन वो कर दिया जाता है। तो उसी के आधार पर है वो समाज में तो अपने कार्य के निष्पादन को करता है। देखते हैं जेंडरीकरण। जन्म के समय से ही लड़के और लड़कियों को उनके अलग अलग रूप में ढालने की जो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया शुरू होती है उसे ही जेंडरीकरण कहा जाता है ना। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे समाज में जब कोई एक बालक, मतलब कि बच्चा इस संसार में धरती में जन्म लेता है तो वो एक स्त्री या पुरुष के रूप में जन्म लेता है ना। तो उसके जन्म के पश्चात ही उसके कार्यों का निर्वहन है, मतलब कार्यों का जो बंटवारा है एक समाज के द्वारा तय कर दिया जाता है कि वो लड़का है तो ये काम करेगा, लड़की है तो ये काम करेगा। तो वही जो प्रक्रिया है ना, उसको कार्य करके कौन कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन कार्य नहीं करना चाहिए, यही जो प्रोसेस है ना, उसको बंटवारा कर दिया जाता है। उसी को ही हम जेंडरीकरण कहा जाता है ना। इसमें कहा है ना कि जन्म के समय से ही लड़के और लड़कियों को उनके अलग अलग रूप में ढालने की जो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया शुरू होती है उसे ही जेंडरीकरण कहा जाता है ना। हमारे समाज में क्या है, जो हमारे साथ विभिन्न तरह के लोग देखने को मिलता है और उनकी जो सोच है ना वो भी अलग अलग देखने को हमें मिलती है। और वही जो सोच है वो जेंडरीकरण को पैदा करती है ना, क्योंकि वो क्या करते हैं, अगर हमारे समाज में क्या है, एक लड़की जन्म लेती है ना, तो तुरंत ही क्या है उससे कार्य को बर्बाद कर दिया जाता है। वो जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ी होती जाती है तो क्या है, उनका उनका रहन सहन, खान पान, लड़की के खान पान रहन सहन क्या है वो थोड़ा भिन्न होता है ना। उन्हें अलग तरह से पाला जाता है और लड़कों को अलग तरह से पाला जाता है। तो इसी तरह क्या है, जन्म के साथ ही उनमें विभिन्न तरह के जो भेदभाव है या उनकी जो उन्हें आगे बढ़ाने की जो विधियां है ना, उनमें हमें अंतर देखने को मिलता है। और यही जो उनकी जन्म के साथ उनकी एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है ना, प्रक्रियाओं का बंटवारा कर दिया जाता है, उसे ही हम जेंडरीकरण कहते हैं। तो इसके आधार पर ये एक स्त्री और पुरुष अपने कार्य का निष्पादन समाज में रहकर वो करते हैं। और इसके विरुद्ध जाकर अगर एक स्त्री या पुरुष अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करते हैं तो इससे क्या है, समाज को उसको मान्य नहीं करती और उसे विभिन्न तरह से क्या प्रताड़ित करती है, दंडित करती है, या समाज से उसे बेदखल कर दिया जाता है। हर समाज में एक नर या मानव बच्चे की धीरे धीरे मर्द या औरत के रूप में उसकी पुरुषोचित या स्त्रियोचित विशेषताओं के साथ साथ विकसित किया जाता है।
हमारे समाज में मैंने आपको अभी बताया कि जिस तरह क्या है एक नर या मादा क्या करते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे विकास की ओर बढ़ते जाते हैं उसकी क्या है उसमें अगर वो स्त्री है तो वो स्त्री की तरफ उसको व्यवहार करने के लिए कहा जाता है, और अगर पुरुष है तो उसको उसी तरह व्यवहार करने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है। और विशेषताओं के साथ ही विकसित किया जाता है उनके गुण, व्यवहार के तरीके, भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, अधिकार और उम्मीदें भी अलग अलग होती है ना, जाहिर सी बात है। और एक स्त्री और एक पुरुष के बीच के जो उसकी जो अधिकार है, व्यवहार है ना, और उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो अलग अलग होती हैं। अब अगर एक महिला की बात करें तो उसकी जिम्मेदारी एक घर तक ही सीमित होती है ना, वो बस खाना बनाना, बच्चों के पालन पोषण या घर में रहना, किसी भी कारण बाहर नहीं जाना, इस प्रकार का है उनका जो अलग अलग जो भूमिकाएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। और वही है यदि हम एक पुरुष की बात करें तो पुरुष क्या करता है, वो अब एक घर पर क्या करता है, एक पुरुष का शासन हमें देखने को मिलता है ना। हम प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं कि एक परिवार पर जो शासन चलता है वो एक पुरुष का ही चलते आ रहा है। तो वही क्या है यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसकी भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, अधिकार और उम्मीदें भी क्या होती है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होती है। सेक्स की पहचान जन्म से जैविकी रूप में मिलती है, परंतु औरतों तथा मर्दों की जेंडर पहचान सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से मिलती है ना। जब एक बालक धरती पर जन्म लेता है तो उसकी जो पहचान, उसकी सेक्स की पहचान होती है वो जैविकी रूप से मिलती है, परंतु एक औरत एक मर्द की पहचान अगर हम सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से देखें है ना तो उसके जेंडर का निर्धारण एक समाज के द्वारा कर दिया जाता है कि वो किस कार्य का निर्वहन करेगा। तो यही जो समाज की जो प्रक्रिया होती है वो जेंडरीकरण कहलाती है ना। अब विभिन्न प्रकार से क्या है उनके कार्यों का जो बंटवारा है वो कर दिया जाता है। उनके जन्म के पश्चात ही उनके जो विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं, एक औरत एक मर्द के जो कार्यों को बंटारा है ना वो कर दिया जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं सेक्स और जेंडर में अंतर है ना, किस प्रकार के दोनों में हम अंतर कर सकते हैं। हम जनरली देखते हैं कि कभी स्त्री और औरत क्या है वो अलग अलग पहचान हमें देखने को मिलती है ना। और उसकी जो पहचान है वो जन्म से ही क्या है उसकी निर्धारित कर दी जाती है, चाहे वह उसके परिवार के द्वारा है या समाज के द्वारा है ना। एक स्त्री या पुरुष के जब वो पैदा होता है तो उन्हें विभिन्न प्रकार के जो उनके क्रियाकलाप है उसको किस प्रकार उस कार्य का निष्पादन करना है इसका निर्धारण उसके जन्म के उपरांत ही कर दिया जाता है। तो आप चलिए देखते हैं हम सेक्स और जेंडर में अंतर। पहला है सेक्स जैविकी या शारीरिक है, यानी ऐसा फर्क जो औरत व मर्द के जन्मांगों में और उससे जुड़े प्रजनन कार्यों के साथ ही दिखाई देता है। अर्थात सेक्स क्या है, एक जैविकी या शारीरिक रूप से एक बल्कि जब एक बच्चा है संसार में जन्म लेता है तो क्या है एक स्त्री या एक पुरुष के रूप में जन्म लेता है ना, और उसकी पहचान उनके जन्मांगों द्वारा की जाती है और उसके जो उनके जो प्रजनन के जो कार्य होते हैं इन सभी के द्वारा उसकी पहचान की जाती है। तो ये क्या है एक प्रकृति द्वारा क्या है उनको दिया जाता है, मतलब है ना प्राकृतिक उसे मिलता है। तो यही है कि हम सेक्स उसे कह सकते हैं कि वो एक जैविकी या शारीरिक है, यानी ऐसा फर्क जो औरत व मर्द के जन्मांगों में है ना, जन्मांगों में और उससे जुड़े प्रजनन कार्यों के साथ दिखाई देता है। अब हम दूसरा देखते हैं है ना, ये तो हो गया सेक्स के बाद। अब दूसरा तो जेंडर है ना। जेंडर सामाजिक निर्मित है, इसका संबंध पुरुषोचित या स्त्रियोचित गुणों, व्यवहार के तरीके, भूमिकाओं आदि से है। अर्थात देखिए सेक्स क्या है इसकी ये हमारे प्राकृतिक रूप से मिलता है ना, मतलब कि जब एक बच्चा जन्म लेता है धरती पर तो वो जन्मांगों द्वारा उसकी पहचान की जाती है कि ये स्त्री है कि पुरुष। लेकिन अगर हम जेंडर की बात करें है ना तो जेंडर अर्थात एक सामाजिक निर्मित है, मतलब क्या है समाज के द्वारा जब एक बच्चा है ना धरती पर जन्म लेता है तो वो क्या कार्य करेगा क्या कार्य नहीं करेगा इस तरह से क्या है उसके कार्यों का निर्धारण समाज के द्वारा कर दिया जाता है। तो इसे ही हम जेंडर कहते हैं, मतलब अर्थात वो उस पुरुषोचित अर्थात स्त्रियोचित दोनों के आधार पर है ना, एक स्त्री और एक पुरुष के जो उसके गुणों का आधार है ना, किस प्रकार का कार्य करेगा, उसकी क्या क्या भूमिकाएं होंगी, वो किस तरह एक दूसरे से व्यवहार करेंगे, इन सभी का जो निर्धारण है वो समाज के द्वारा किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम जेंडर कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं सेक्स का। सेक्स प्रकृति की देन है, मैंने आपको बताया कि जो एक स्त्री और एक पुरुष जब पैदा होते हैं तो क्या है उनकी पहचान जन्मांगों द्वारा की जाती है। तो हमारी जो सेक्स होती है क्या है एक प्राकृतिक देन है। दूसरा है जेंडर। जेंडर मैंने अभी बताया आपको कि जो जेंडर है वो समाज के द्वारा तय किया जाता है कि वो क्या कार्य का निर्धारण करेंगे। तो यही है कि जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक तथा मनुष्य ने बनाया है ना, इसको प्रकृति में नहीं बनाया है, इसको ये सब जो नियम कायदे कानून है कि किन कार्यों को उन्हें निर्वहन करना है ये समाज के द्वारा बनाया गया है। तो क्या है जेंडर क्या है सामाजिक निर्मित है।
तीसरा देखिए सेक्स का, सेक्स स्थायी है, हर जगह व समय शारीरिक रूप से स्त्री और पुरुष के वही अंग होते हैं। अर्थात क्या है, एक जब एक स्त्री और पुरुष जब धरती पर जन्म लेते हैं तो वो वही होते हैं ना, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। एक स्त्री है तो वो स्त्री रहेगी और वो पुरुष है तो वो पुरुष ही रहेगा, उससे कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो स्थायी है। और जो जेंडर को देखते हैं, जेंडर परिवर्तनशील है, यह समय के साथ, संस्कृति के साथ, यहाँ तक कि एक परिवार से दूसरे परिवार में बदला जा सकता है ना। जेंडर क्या होता है, वह एक समाज की तरह निर्माण की गई एक व्यवस्था होती है कि एक स्त्री और पुरुष को कौन कौन से कार्यों का निर्वहन करना है ना। तो क्या हम उस, अब जब हम हमारा परिवार है ना, हमारा समाज शिक्षित होगा तो उसकी जो भावनाएं, मतलब उसकी जो सोच है वो निरंतर उससे परिवर्तनशील होगी। तो निश्चित रूप से अगर उसके व्यवहार और विचारों में परिवर्तन देखने को मिलेगा तो एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो अंतर किया जाता है ना जेंडर द्वारा, तो क्या है उसको नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार हम उसमें निश्चित रूप से बदलाव है वो कर सकते हैं ना। तो क्या है, सेक्स क्या है, स्थायी है ना, इसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। अगर ये स्त्री है तो वो स्त्री रहेगी और पुरुष है तो वो पुरुष रहेगा। लेकिन अगर वही हम बात करें जेंडर की, तो जेंडर क्या है, यह एक समाज की तरह निर्मित की गई एक व्यवस्था है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, निश्चित रूप से परिवर्तनशील कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक समाज हमारा शिक्षित होगा तो एक औरत एक मर्द के बीच जो भेद किया जाता है उसे निश्चित रूप से हम खत्म कर सकते हैं। आगे देखते हैं चौथा, सेक्स को बदला नहीं जा सकता है ना। मैं वही बताया आपको कि जैसे सेक्स क्या है, उसे बदला नहीं जा सकता है ना। एक स्त्री तो कोई स्त्री रहेगी, पुरुष है तो वो पुरुष ही रहेगा। तो अब देखते हैं इसको, जेंडर को बदला जा सकता है ना, जेंडर को बदला निश्चित रूप से बदला जा सकता है। अगर एक व्यक्ति की जो सोच है ना, वो अगर रूढ़िवादी छोड़कर अगर वो आगे बढ़ते जाए, शिक्षित होता जाए, तो जेंडर को हम बदल सकते हैं। मतलब जेंडर के द्वारा क्या है, उनके कार्यों का जो बंटवारा कर दिया जाता है, उन सभी को क्या है हम निश्चित रूप से उनमें जो विभेद किया जाता है उसको खत्म करके दोनों को समान रूप से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से और जेंडर अंतर हम निश्चित रूप से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लोग नर है या मादा, इसका पता शारीरिक प्रमाण से किया जा सकता है ना। हम निश्चित रूप से हम एक जो व्यक्ति है वो नर है या मादा, हम उसके जो शारीरिक जो प्रमाण है इसके हम उसे पता लगा सकते हैं कि नर है या मादा है ना। लेकिन पुरुषोचित और स्त्रियोचित को इस तरीके से नहीं जा सकता, नहीं जांचा जा सकता। उसके मानदंड सांस्कृतिक होते हैं जो समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं ना। हमारे समाज में क्या होता है ना कि निश्चित रूप से जो पुरुषोचित या स्त्रियोचित के जो गुण होते हैं उसी के आधार पर हमारे समाज में क्या उनके कार्यों का जो बंटवारा है वो कर दिया जाता है, किन किन कार्यों को वो करना है ना। तो इस तरह के हमारे समाज में एक स्त्री और पुरुष के बीच में विभिन्न प्रकार से भेद किया जाता है ना। और उनमें क्या है, विभिन्न प्रकार से उसके जो जेंडर या सेक्स को लेकर विभिन्न तरह के जो कार्यों का जो निर्धारण है वो समाज के द्वारा पहले से ही निर्धारण कर दिया जाता है। तो इसी के आधार पर है ना जो व्यक्ति है वे अपने कार्यों का जो निर्वहन है वो समाज में अपने जो पुरुषोचित या स्त्रियोचित गुण के आधार पर अपने जो कार्य का निर्वहन है वो उसी आधार पर वो करता है। और अगर उससे भटक कर है वो अगर अलग रास्ते अपनाए तो उस समाज के द्वारा उसे मान्य नहीं किया जाता। अगर हम स्त्री की बात करें तो स्त्री क्या है वो समाज से आगे बढ़कर है ना वो कुछ करना चाहे या स्त्री वो पुरुषों के साथ क्या पुरुषों से आगे बढ़कर कुछ कार्य करना चाहे तो उन्हें वहीं पर रोक दिया जाता है ना, क्योंकि वो वहाँ पर समाज के द्वारा निर्धारण कर दिया जाता है कि जो स्त्री है वो पुरुषों से आगे नहीं बढ़ सकती है ना, और वो क्या है वो घर के अंदर ही रहकर कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो कार्यों का जो निर्धारण कर दिया जाता है, अगर उस कार्य से हट कर वो अगर कार्य करते हैं तो समाज के द्वारा क्या है उसे विभिन्न तरह से उसे प्रताड़ित किया जाता है या समाज से उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक स्त्री और पुरुष के बीच में किस प्रकार है ना उनके जेंडर को लेकर विभिन्न तरह के जो विवाद है वहाँ पे देखने को मिलती है ना। और उनके विभिन्न तरह से क्या है उनके जो कार्य से को लेकर उन्हें विभिन्न तरह से प्रताड़ित किया जाता है या उनके जो कार्य को निर्वहन करने हैं है ना, अगर कार्य से हटकर वो कार्य करते हैं तो उनकी विभिन्न तरह से क्या है उन्हें समाज में उल्लाहना उसे दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, सामाजिक लिंग, जेंडर या शादी, ये तीनों एक ही है ना। हमने आपको बताया था कि हमारे समाज में जब कोई बच्चा धरती में पैदा होता है ना तो वो दो लिंगों के रूप में जन्म लेता है, एक स्त्री या पुरुष के रूप में है ना, और एक थर्ड जेंडर भी पैदा होता है जिसे थर्ड जेंडर है या नपुंसक लिंग कहते हैं। तो इस प्रकार के हमारे
समाज के द्वारा है ना उनकी जो जन्म के साथ ही उसके कार्यों को जब बंटवारा कर दिया जाता है तो क्या है वो जेंडर के तहत आता है ना। तो उसे क्या है सामाजिक लिंग, मतलब समाज के द्वारा उसे दिया जाता है। वो प्राकृतिक रूप से वो वो जो भी है ना स्त्री या पुरुष को पैदा तो होता ही है, साथ ही समाज के द्वारा उसके जब कार्यों का जब निर्वहन या बंटवारा कर दिया जाता है तो वो सामाजिक लिंग के तहत वो आता है ना। तो उसे जेंडर भी कहा जाता है और उसे सालिंग कहा जाता है ना। तो ये तीनों जो है सालिंग, जेंडर और सामाजिक लिंग ये तीनों एक ही है। आगे देखते हैं हम प्राकृतिक लिंग है ना। जब मतलब होता है बच्चा जो धरती में पैदा होता है तो स्त्री और पुरुष के रूप पैदा होता है तो वो जो उसके लिंग प्राप्त होता है ना तो उसकी जो पहचान है उसकी जननांगों द्वारा की जाती है। तो वो क्या उस प्राकृतिक लिंग है, इसे हम सेक्स भी कहते हैं और प्रालिंग भी कहते हैं है। तो ये तीनों चुनाव जो है एक ही है और ये जो सामाजिक लिंग है जेंडर है वो सालिंग ये तीनों एक ही है और ये जो प्राकृतिक लिंग सेक्स और प्रालिंग ये तीनों भी एक ही है ना। तो इस प्रकार क्या है समाज के द्वारा जो लिंग का जो निर्धारण कर दिया जाता है तो किस कार्य का निर्वहन करेगा तो वो सामाजिक लिंग के इसमें आता है ना। और जब वो लिंग क्या है वो कार्यों का निर्वहन करता है स्त्री या पुरुष के लिए पैदा होता है तो वो प्राकृतिक लिंग के तहत वो आता है। चलिए आगे देखते हैं जेंडर सामाजिक व सांस्कृतिक विशेषताएं हैं है ना। जो जेंडर होता है क्या कहते हैं वो एक समाज के द्वारा बनाए गए एक नियम कानून के तहत क्या है वो जेंडर का निर्धारण किया जाता है कि एक महिला पुरुष को क्या पहनना है। प्राकृतिक नहीं है ना, ये क्या है सामाजिक है, प्राकृतिक नहीं है। यह इसी बात से साबित हो जाता है कि वे समय के साथ साथ अलग अलग जगहों पर तथा विभिन्न सामाजिक समूहों में भिन्न भिन्न होती है ना। हम अपने अलग अलग समाज में देखने को मिलता है कई जगह क्या है महिला और पुरुष समान दर्जा दिया जाता है ना, लेकिन समय के साथ साथ क्या है इनमें बदलाव किया जाता है। तो उससे क्या होता है वो समय के साथ साथ अलग अलग जगहों पर है ना क्या होता है वो भिन्न भिन्न होता है। मिसाल के लिए एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की की दुनिया भर और स्कूल तक सीमित होती है ना। अगर हम एग्जाम्पल के लिए एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की तो उसका जो क्षेत्र होता है वो केवल परिवार और स्कूल तक ही सीमित रहता है ना और वो उससे आगे बढ़कर वो कहीं भी नहीं आगे बढ़ती। तो इस प्रकार अगर हम बात करें एक आदिवासी लड़की की तो वो क्या करती है वे आजादी से जंगलों में घूमती है ना, मवेशियों चराती है, फल फूल तोड़ खाती है ना और क्या करती है वो मवेशियों को चराती है तथा क्या करती है वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ती है। तो इस प्रकार के हम निश्चित रूप से जो अंतर है वो हम देख सकते हैं। और समय के साथ है ना सामाजिक जो समूह होते हैं या अलग अलग जो सर्वाधिक होते हैं ना इसके आधार पर वो उनकी जो रहन सहन खान पान इस सभी में हमें भिन्नता देखने को मिलती है ना। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक मध्यम वर्ग की लड़की जो है वो घर तक ही सीमित होती है, घर या स्कूल तक। अब वही हम बात करें आदिवासी लड़की की तो वो क्या करती है वो स्वच्छता रूप से क्या करती है जंगलों में घूमती है, मवेशी चराती है अब वो बिल्कुल भी निश्चित होकर वो जंगल में घूमती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार से जो समाज के द्वारा जो रीति लगाई जाती है कि एक स्त्री और पुरुष को क्या करना है क्या नहीं, तो ये एक समाज के द्वारा रची गई एक व्यवस्था होती है ना। तो इन सभी जो पुरानी जो सोच है इन सभी सोच के क्या है आगे बढ़कर हम पुरुष और स्त्री को समान दर्जा देना बेहद ही जरूरी है ना। तो इसी से क्या होता है अगर उनकी जो सोच है ना वो इस तरह आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमारा समाज क्या करेगा दिन ब दिन उन्नति करेगा।